Hello friends, this is CSCMA Debashish Goswami and I welcome you to the demo of CS Executive CAFM, right? चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है जिनके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक एक वर्ड को समझते हैं। कैपिटल का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज द फंड फॉर आवर कंपनी। कैपिटल इज व्हाट? फंड फॉर द कंपनी। आपको अच्छे से मालूम है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, राइट एवरीवन? यस। अगर आप पहला वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और ये वाला पार्ट होता है आपका एसेट। अब अगर आप नोटिस करें तो यानी बैलेंस शीट का ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से पता चलता है हमारा फाइनेंस कहाँ कहाँ से हुआ है, हमारे कंपनी में पैसा कहाँ कहाँ से आया है। और अगर आप ये वाले पार्ट पे फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ है, राइट एवरीवन? तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, जहाँ पे मैंने बोला कि फाइनेंस कहाँ कहाँ से हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं कंपनी का फंड कहाँ कहाँ से आया है। और यही वाले पार्ट का अपन निकालते हैं कॉस्ट। ये जो अपन ने फंड रेज किया है, ये फंड रेज करने का हम क्या निकालते हैं? कॉस्ट। इसी वजह से चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पड़ गया चैप्टर का नाम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बैलेंस शीट के अंदर एक पार्ट है जो कि हमारा फाइनेंस से या फंड है, उस फंड को उठाने का कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, और उस चैप्टर का नाम पड़ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ किस किस तरीके के फंड हमारे पास होते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक तो सबसे पॉपुलर, सबसे प्यारा, सबका चहीता इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। एम आई राइट एवरीवन? तो द फर्स्ट फंड जिसको बच्चा बच्चा जानता है वह है इक्विटी शेयर कैपिटल। जब अपन इसके कॉस्ट को निकालते हैं तो हम कॉस्ट को डिनोट करते हैं के से और इक्विटी को डिनोट करते हैं ई से, तो हम कहते हैं के ई। क्या कहते हैं हम? के ई। ठीक है। दूसरा जो हम निकालते हैं वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट? तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा दूसरा क्या होता है आपका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कॉस्ट को अपन क्या कहेंगे? केपी, राइट एवरीवन? देन पॉइंट नंबर सी में आप ले सकते हैं डिबेंचर को। तो डिबेंचर के कॉस्ट को अपन क्या कहेंगे? अब तक तो आपने गेस कर लिया होगा, कॉस्ट को कहेंगे के, डिबेंचर को कहेंगे डी, तो हो गया के डी, राइट एवरीवन? इसी तरीके से हो सकता है हमने कुछ लोन वगैरह लिया हो, तो जनरली कंपनी बोलती है हम टर्म लोन लिए होंगे, तो टर्म लोन को अपन क्या बोलेंगे? के टी। क्या बोलेंगे अपन? के टी। गॉट इट एवरीवन? यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो कैपिटल इज फंड फॉर द कंपनी, और फंड के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और टर्म लोन। अब इन सबको जब अपन रेज करेंगे, जब अपन उठाएंगे, तो कुछ ना कुछ हम लोग को कॉस्ट पड़ेगा, तो उस कॉस्ट को निकालते हैं हम लोग, और उस कॉस्ट का नाम क्या देते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए आइए अब अपन एक एक करके सबकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा हम उठा के लाते हैं केई का। केई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी यानी क्या? ये अगर मैं हूं और मैं अगर किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाता हूं, बड़ी कंपनी जैसे मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड में अगर मैं पैसे लगाता हूं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कुछ, राइट और रॉन्ग एवरीवन? यस सर, एक्सपेक्टेशन तो होगी ही। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? कि मुझे कुछ ना कुछ इससे क्या मिल जाए? रिटर्न मिल जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो इन्वेस्टर का, ये मैं हूं ना इन्वेस्टर, ये जो इन्वेस्टर का रिटर्न होता है ना, यही कंपनी के लिए क्या हो जाता है? कॉस्ट। कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? अब मुझे एक बात बताइए, एक इन्वेस्टर का रिटर्न वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा? व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग बेसिकली? वो सोच रहा होगा कि अगर मैं कंपनी में पैसा नहीं लगाता तो मैं कहाँ पैसा रखता? तो उसके मन में ख्याल आया, सर सबसे पहले तो मैं पैसा रखता बैंक में, राइट? या गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड में। समझ में आया? अब जैसे हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस तो सबसे पहले बैंक में ही पैसा रखने का सोचते हैं। आप अपने मम्मी पापा से बोलोगे कि मैं रिलायंस की कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ, वो बोलेंगे अरे पागल है क्या, एफडी करा ले, ज़्यादा अच्छा है।
तो यानी एफडी कराने पहले बोलेंगे, है कि नहीं। तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैं एफडी कराता तो मुझे जो रिटर्न मिलता मैं उसका नाम देता रिस्क फ्री रिटर्न। क्या नाम देता? रिस्क फ्री रिटर्न, यानी आरएफ। गॉट इट एवरीवन? रिस्क फ्री रिटर्न क्यों बोल रहे हैं सर? एफडी का पैसा कभी डूबते हुए सुना है क्या आपने? नहीं सर, कभी नहीं सुना। तो यहाँ पे एफडी पे जो आपको रिटर्न मिलता है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिस्क फ्री रिटर्न। गॉट इट एवरीवन? अब मान लो अगर बैंक आपको, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बैंक आपको 6% का रिस्क फ्री रिटर्न देता है, तो क्या मेरे को रिलायंस से भी 6% चाहिए होगा? पागल हो क्या सर, क्या बात करते हो? अगर मैं मार्केट में पैसा डाल रहा हूं, अगर मैं रिलायंस में पैसा लगा रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, तो पक्का मुझे 6% तो कुछ ज्यादा ही चाहिए होगा। यस, बिल्कुल करेक्ट। अब आगे आते हैं। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं जिसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टॉक अपॉन चेंज इन मार्केट। कहने का मतलब, अगर मार्केट कभी 12% से बढ़ जाए, पर अगर मेरा शेयर 24% से बढ़ता है, तो मैं क्या कहूंगा? यार मार्केट से डबल रिएक्ट कर रहा है मेरा शेयर। क्या कहूंगा मैं? मार्केट से डबल रिएक्ट कर रहा है, यानी मेरा जो बीटा है ना वो +2 है। क्या है मेरा बीटा? +2। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि बीटा इज नथिंग बट रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ शेयर इन रिलेशन टू मार्केट। जितना भी मार्केट मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट मेरा शेयर कितना मूव कर रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? बीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बताइए, अगर मार्केट 10% से चेंज हो रहा है और मेरे कंपनी का बीटा है 1.5, यानी मेरा शेयर कितने से चेंज होगा? सर वेरी इजी फॉर्मूला, बीटा इज नथिंग बट चेंज इन शेयर अपॉन चेंज इन मार्केट। In this case, since beta is 1.5, the change in share is required to be found out and change in market is given to be 10%. Then in this case, it is very easy to find out that our change in share will be 15%. This 15% is nothing but 10% into इक्वल टू किधर जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इंटू बन के 1.5 से इंटू होके 15% बन जाएगा। क्लियर है आप लोग को? यानी अगर बीटा का मतलब क्या हुआ, अगर शेयर मार्केट 10% से बढ़ेगा तो मेरा बीटा अगर 1.5 है तो मेरा शेयर 15% से बढ़ेगा। सर इसका मतलब एक और है, पता है आपको? अगर मार्केट 10% से गिरेगा तो मेरा शेयर 15% से गिरेगा, यानी मैं मार्केट से भी ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं मार्केट से भी ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। ओ, यानी कि अगर मुझे मार्केट में 10% का रिटर्न मिल रहा है तो मुझे 10 नहीं, मुझे 15% का रिटर्न चाहिए होगा। मार्केट में अगर 20% का रिटर्न मिल रहा है और मेरा बीटा अगर 1.5 है तो मेरे को 30% का रिटर्न चाहिए होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, मार्केट में जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम बोलते हैं RM माइनस RF, यानी मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है? क्योंकि आप बैंक से पैसा निकाल के आप मार्केट में डाल रहे हो तो मार्केट में आपको कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। जितना भी आपको मार्केट, RM यानी रिटर्न ऑफ मार्केट, जितना भी आपको मार्केट आपके रिस्क फ्री से ज्यादा देता है उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। यानी कि मार्केट ने जो आपको एक्स्ट्रा दिया है रिस्क लेने के लिए। सर अब बताइए फॉर्मूला क्या है? हाँ, अब बच्चों मैं आपको बता सकता हूं। K इज इक्वल टू, मेरे को RF तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मार्केट जितना एक्स्ट्रा रिटर्न देता है वो भी चाहिए, पर क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं मार्केट से तो मेरे को रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, इसलिए इंटू करते हैं अपन किससे? बीटा से। यानी अगर मार्केट में एक्स्ट्रा 6% मिल रहा है पर मेरा बीटा अगर 2 है तो मेरे को 6% इंटू 2 यानी 12% चाहिए होगा। गॉट इट एवरीवन? एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपका RF 6% है, आपका RM 10% है और कंपनी का जो बीटा है वो है 2, तो क्या आप कॉस्ट निकाल पाएंगे? हाँ सर, हम ये बोलेंगे कि 6% तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, हम मार्केट से कितना ज्यादा मतलब बैंक से कितना ज्यादा कमा रहे हैं मार्केट में? तो बोलेंगे सर बैंक से ज्यादा अपन 4% कमा रहे हैं। मार्केट 4% एक्स्ट्रा दे रहा है,
पर मेरा जो बीटा है वो तो कितना है, 2 टाइम्स है, यानी मार्केट जितना देगा मेरे को उससे डबल चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क भी क्या ले रहा हूँ, डबल ले रहा हूँ, इसलिए मैं इंटू कर दूंगा इसको किससे, 2 से। तो 6% प्लस 2 इंटू 4%, अगर मैं इसको देखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 6% प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8%, दैट ब्रिंग्स टू 14% ऑफ KE। ये आ गया मेरे पास KE। इज दिस क्लियर एवरीवन? KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी एक जो इन्वेस्टर है ना, वो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को 14% कंपनी देगी। तो अगर वो एक्सपेक्ट 14% कर रहा है तो कंपनी को देना भी कितना पड़ेगा, 14% देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर, वेरी क्लियर, थैंक यू। चलिए, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा लेकिन, है ना। अब आते हैं अपन KD के ऊपर। KD यानी डिबेंचर का कॉस्ट। सर ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई आदमी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसके डिबेंचर में, जैसे मान लो रिलायंस में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता है सर। रिलायंस ना उसको इंटरेस्ट देता है। रिलायंस उसको क्या देता है, इंटरेस्ट। हाँ भाई, बिल्कुल एकदम सही बोला। और ये जो आदमी है, ये आदमी क्या देता है, ये आदमी देता है नेट प्रोसीड। क्या देता है, नेट प्रोसीड। यानी अगर मान लीजिए कि किसी डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए, पर अगर मान लीजिए ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, कितने के डिस्काउंट पे, मान लेते हैं 10%। ऐसे केस में मुझे बताइए कंपनी को मिल कितना रहा है, 100 रुपए मिल रहा है क्या? नो सर, कंपनी को 100 रुपए नहीं मिल रहा है। कंपनी को मिल रहा है नेट में 90 रुपए। इसी 90 रुपए को बोलते हैं नेट प्रोसीड। सर प्रीमियम भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। प्रीमियम के केस में देखो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए, और मान लीजिए आपका प्रीमियम जो है ना, वो प्रीमियम है मान लीजिए 5%। तो ऐसे केस में कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा। कितना नेट में मिल जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा 105 रुपए। वेरी इजी, गॉट इट एवरीवन? अच्छा सर, ये जो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है? तो इंटरेस्ट निकाला जाता है हमेशा किस पे, फेस वैल्यू पे। गॉट इट एवरीवन? इंटरेस्ट किस पे निकाला जाएगा, फेस वैल्यू पे। तो मुझे एक बात बताइए, कंपनी का कॉस्ट क्या होगा? कंपनी बोलेगी देखो हमारा इंटरेस्ट जा रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KD। क्या आ जाएगा हमारे पास, KD। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का एकदम अच्छे से। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एग्जांपल में बोला है कंपनी इश्यूज 10% डिबेंचर, अगर फेस वैल्यू कुछ नहीं बोलता है तो 100 लेते हैं डिबेंचर में, पर यहां पे मान लो फेस वैल्यू लिखा है 100 एट प्रीमियम ऑफ 20%। कैलकुलेट KD। तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे KD को? हाँ सर, बहुत ही इजी है, आपने बता दिया, अब ये हो ही जाएगा आराम से। KD निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है फिर मालूम, एक तो इंटरेस्ट चाहिए होता है और नीचे चाहिए होता है नेट प्रोसीड, यानी NP भी कहते हैं शॉर्ट में, इनटू 100 करेंगे आ जाएगा। अब देखो सर, इंटरेस्ट जो होता है ना, वो हमने सीखा है कि वो इंटरेस्ट किस पे होता है, हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो 10% ऑफ फेस वैल्यू कितना है, 100। तो 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ये तो हो गया। अच्छा, नेट प्रॉफिट क्या होता है, फेस वैल्यू में आप अगर प्रीमियम में कर रहे हैं तो प्लस, डिस्काउंट में कर रहे हैं तो माइनस। तो प्रीमियम में है तो प्रीमियम को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लस। तो ऐसे केस में 100 रुपए में 20% यहाँ पे ऐड हुआ तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बन गया, 120। अब जरा इसको यहाँ पे रख लेते हैं अपन, 10 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, इसको करते हैं और अपन KD अपन निकालते हैं। ये उठा लिया मैंने कैलकुलेटर, 10 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो मेरे पास अमाउंट आ गया 8.33%। ये बन गया हमारा क्या, KD। ये क्या बन गया हमारा, KD। क्लियर हुआ आपको? पक्का। चलिए अब थोड़ा सा इसके अंदर ना और मैं एडिशन करता हूं। कंपनी के केस में कंपनी कमाती है तो उसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए कमाए, अगर मैं पहले वाला एग्जांपल ले लूं तो उसमें इंटरेस्ट कंपनी कितना दे रही थी, 10 रुपए का, तो 10 रुपए यहाँ पे माइनस होगा, आएगा कितना, 90 रुपए। इसको अपन कहते हैं EBT। अब इसमें से टैक्स माइनस होगा, लेट्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टैक्स है 50%, तो 45 रुपीज माइनस हो जाएगा।
अब कितना बचेगा, 45 रुपीज बचेगा, जिसको अपन बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। राइट एवरीवन। सर ये क्यों बताया अचानक से, आपने क्यों समझाया, मैं आपको बताता हूं। इससे एक सीख मिली हम लोग को, पता है क्या सीख मिली? ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट की वजह से ना हमारा टैक्स कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल लूँ, अगर इंटरेस्ट को हटा दूँ, मेरा EBIT 100 है, टैक्स अगर 0 होता तो मेरा EBT होता 100, इंटरेस्ट 0 कर दिया मैंने, टैक्स तो 50% लगता अब, यानी 50 रुपये लगता, और मेरा EAT बचता कितना, 50। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टैक्स में ना 5 रुपये मैंने बचा लिए। दिखा आपको, 45 का टैक्स देना पड़ रहा है, अगर इंटरेस्ट नहीं होता ना तो 50 का टैक्स देना पड़ता। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। यानी आप अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 10 रुपये, लेकिन मेरी टैक्स सेविंग हो जा रही है 5 रुपए की, तो क्या ये कहना सही होगा कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा कॉस्ट 10 रुपए? नहीं सर, फिर तो ऐसे केस में आपका जो कॉस्ट है ना, वो तो सिर्फ 5 रुपए ही है। कितना है आपका कॉस्ट? सिर्फ 5 रुपए, क्योंकि भले आपका इंटरेस्ट 10 रुपए जा रहा है, पर उस इंटरेस्ट के बदौलत आपका 5 का टैक्स सेविंग भी तो हो रहा है। और उस टैक्स सेविंग को अगर मैं देखूं तो मेरा टोटल कॉस्ट जो जा रहा है, नेट कॉस्ट जो मेरा जा रहा है, वो जा रहा है सिर्फ 5 रुपए का। तो सर हर बार ऐसे बैलेंस शीट टाइप का, इनकम स्टेटमेंट टाइप का बनाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, इतना टेंशन मत लेना। आपका ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। आप क्या करना, इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट में से ना 1 माइनस टैक्स रेट कर देना। ये जो आपका नेट कॉस्ट यहाँ पे मैं 5 रुपये निकाला हूँ ना, ये आ जाएगा। जैसे अभी हमारा इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपये। अच्छा, टैक्स का रेट कितना था, देखो हमारे एग्जाम्पल में 50%, यानी 0.5 से इंटू कर देना। तो 10 इंटू 0.5 अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 5 रुपये। ये देखो आ गया, मैच हो गया। क्लियर हुआ? तो फिर ऐसे केस में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिर हमारा फॉर्मूला अब बन जाएगा KD इज इक्वल टू, पहले अपन इंटरेस्ट लिखते थे ना, इंटरेस्ट की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोफिट इंटू 100, ताकि अपन परसेंटेज में निकाल सकें। क्लियर हुआ? सर पिछले वाले एग्जाम्पल में करके बताइए तो। हाँ, अगर मैं इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा चेंज करूं और बोलूं इफ टैक्स रेट इज 50%, व्हाट विल बी KD? अब बताइए KD क्या होगा? तो फॉर्मूला में चेंज आएगा, KD विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले इंटरेस्ट लेते थे, अब क्या लेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोफिट इनटू 100। तो मैं 10 1 माइनस टी यानी कि 0.5 अपॉन नेट प्रॉफिट कितना है, 120 इंटू 100 करूंगा। ठीक है, यहाँ पे टी की जगह मैंने वैल्यू लिख देता हूँ। वैल्यू क्या है हमारा, 0.5। तो ऐसे केस में 5 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। तो ये आंसर आ गया 4.16%। तो ये जो आपका टैक्स सेविंग हो रहा है, टैक्स सेविंग की वजह से आपका जो कॉस्ट पहले 8.33 पड़ रहा था, अब आपको कितना पड़ रहा है, 4.16। क्लियर हुआ आप लोग को? तो मैंने आपको दो कंसेप्ट समझाए आज। पहला तो मैंने आपको क्या समझाया, KD, और दूसरा चीज मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे, KE। KE के केस मैंने क्या बोला, इन्वेस्टर जितना भी एक्सपेक्ट करता है ना, वो एक्सपेक्टेशन कंपनी का कॉस्ट बनता है। फिर यहाँ पे आप इंटरेस्ट या डिविडेंड क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ। इक्विटी में डिविडेंड इज नॉट परमानेंट और नॉट फिक्स्ड। इक्विटी के केस में तो डिविडेंड आपको जब देना है आप दो, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करता है। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, मुझे RF तो चाहिए ही चाहिए। मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, कि भाई RF तो चाहिए ही चाहिए मुझे, यानी बैंक में पैसा रखता तो जितना मिलता वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मार्केट जितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो भी चाहिए। पर मार्केट से अगर मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। बीटा गिव्स यू द रिस्क दैट इज मोर देन द रिटर्न, या मोर देन द मार्केट रिटर्न। अगर मार्केट रिटर्न अगर 10% है, पर मेरा शेयर अगर 20% है, यानी मेरा शेयर 2 गुना ज्यादा रिएक्ट करता है। तो जब मार्केट 10 से गिरेगा ना, तो मेरा शेयर 20 से गिरेगा। तो आई एम टेकिंग मोर रिस्क फॉर मोर रिटर्न। सो दैट इज वाई मार्केट जितना भी रिटर्न देगा, मेरे को उसका फिर डबल चाहिए होगा। मेरा बीटा अगर 2 है, यानी मेरे को फिर रिटर्न भी डबल चाहिए। तो मार्केट अगर 4% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो मेरे को 8% चाहिए यहाँ पे, और बैंक जो 6% दे रहा था वो तो मेरे को चाहिए ही। तो टोटल मेरे को कंपनी से कितना चाहिए, 14%। तो मेरे को कंपनी से 14% चाहिए, तो कंपनी को देना पड़ेगा, और कंपनी जब देगी तो वो कंपनी का क्या बन जाएगा,
कॉस्ट। क्लियर हुआ आप लोग को? फिर हमने केडी पढ़ा और केडी में हमने क्या बोला, इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा और कंपनी को आएगा क्या, आएगा नेट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रॉफिट इंटू 100 करके आपका केडी आ जाएगा। पर क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट दिया है ना, इससे चीजें चेंज होंगी। टैक्स रेट से हमको समझ में आता है कि इंटरेस्ट की वजह से सेविंग होती है, और ये जो सेविंग होती है हमारी, ये भी हमको अकाउंट करना चाहिए। तो अगर 10 रुपए का इंटरेस्ट है ना, तो 5 रुपए का टैक्स भी बच रहा है, तो नेट कॉस्ट हमारा सिर्फ 5 रुपए का आ रहा है। तो 5 डिवाइड बाई 120 करके हमारा जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 4.16%। क्लियर हुआ आपको? पक्का एकदम अच्छे से? चलिए, तो आज यहीं पे रैप अप करते हैं अपन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस कोई भी डाउट रहे तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। गॉट इट? थैंक यू सो मच।